अस्सलाम वालेकुम बेटे। आज हमने मॉड्यूल 7 की बात करनी है जिसका नाम है वेन डायग्राम। और इस मॉड्यूल में हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एक सेट्स को और सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम्स को। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेट्स को। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि सेट जो है वो किसे कहते हैं। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब इसकी पूरी डेफिनेशन बेस करती है दो वर्ड्स पर, एक है वेल डिफाइंड और सेकंड वर्ड इज़ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब ये है कि हम जो सेट के एलिमेंट्स लेंगे या जो मेंबरान लेंगे या जिन भी ऑब्जेक्ट्स को लेके हम सेट बनाएंगे, वो हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि कौन सा मेंबर किस सेट के अंदर जाएगा वो हम क्लियरली बता दें, उसके बारे में किसी किस्म की अनक्लियर सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम दो सेट्स बनाते हैं फ्रूट्स के और वेजिटेबल के, तो जो हमारे पास कौन सा फल, हमारे पास अगर टमाटर है तो हमें बताना होगा कि टमाटर जो है वो फ्रूट्स वाले सेट में जाएंगे या फिर वेजिटेबल वाले सेट में जाएंगे। जनरली हम इस बारे में क्लियर नहीं होते। लेकिन अगर किसी भी एक चीज़ के बारे में हम क्लियर नहीं है और उसको हम फ्रूट की कैटेगरी में भी रख रहे हैं और वेजिटेबल की कैटेगरी में भी रख रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जो टमाटर है वो हमारे सेट को वेल डिफाइंड नहीं रहने देगा। तो हर जो क्लास है, जो हर सेट होगा, उस सेट के मेंबरान जो है वो बताया जाना चाहिए कि वो किस सेट से बिलोंग करते हैं। और सेट को लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर्स, जैसे ए, बी या ए, कोई भी आप जो है वो कैपिटल लेटर यूज़ कर सकते हैं अल्फ़ाबेट का। ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट आप कैपिटल लेटर में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास सपोज सेट है जिसका नाम आपने रखा है ए, तो इसको लिखने के लिए आप ये करली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। इन करली ब्रैकेट्स के अंदर सेट के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। कोई जानदार चीज़ भी हो सकती है, बेजान चीज़ भी हो सकती है, किसी के नाम भी हो सकते हैं, कंट्री नेम, फ्रूट नेम, वेजिटेबल नेम, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने कोई अल्फ़ाबेट्स लेने हैं, तो अल्फ़ाबेट जो है वो आप अगर सेट के मेंबरान के तौर पे ले रहे हैं तो वहाँ पर आप स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लेंगे, यहाँ पर आप कैपिटल नहीं लेंगे। तो बेसिकली सेट के जो ये मेंबर्स होते हैं इनको मेंबर्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं, और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट से। जबकि सेट का नाम जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ। ठीक है, सेट की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं बहुत सारी, जिनमें से चंद टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। एक टाइप है नल हाइपोथेसिस, दूसरी फाइनाइट, तीसरी इनफाइनाइट सेट, और चौथी है सबसेट, पांचवी है प्रॉपर सबसेट, और उसके बाद है यूनिवर्सल सेट। इनमें सबसे पहली जो टाइप है वो है नल सेट। नल सेट का मतलब ये है कि आप कोई सेट बनाने जा रहे हैं। सपोज आपने उस सेट का नाम रख दिया है ए, आपने कहा सेट ए। अब आप कहते हो कि सेट ए के अंदर वो तमाम एलिमेंट आपने रखने हैं जो कि ऐसे स्टूडेंट्स हों जो पास भी हों और फेल भी हों। मतलब उनका जो ओवरऑल रिजल्ट बन रहा है उसमें एक वक्त में उनका रिजल्ट पास भी हो, फेल भी हो। जबकि आपको पता है कि जो ओवरऑल रिजल्ट होता है उसमें या तो स्टूडेंट पास होता है या फेल होता है। तो इसका मतलब कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो उसी वक्त में पास भी है किसी एक सब्जेक्ट में और उसी वक्त में फेल भी है। सपोज जैसे हमारा सब्जेक्ट हो कोई उर्दू, तो उर्दू का रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। रिज़ल्ट डिक्लेयर होने पे या तो कैंडिडेट जो होता है वो पास होगा या कैंडिडेट फेल हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि उर्दू के रिज़ल्ट में ऐसे कैंडिडेट के नाम लिखें जो पास भी हैं और उर्दू में और फेल भी हैं, सेम बच्चा। तो या तो बच्चा पास होगा या फेल होगा, एक ही वक्त में दोनों नहीं हो सकते। तो इस सिचुएशन में आप जो है वो सेट लिखेंगे, खाली सेट। इसको नल सेट भी कहते हैं और इसको एम्प्टी सेट भी कहते हैं। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं इस तरह ब्रैकेट्स के साथ, और इसको हम इस तरह की शक्ल में भी लिखते हैं। अब हम आते हैं दूसरी टाइप पे जो कि है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें जो मेंबरान की तादाद है उनको गिना जा सके, जिनकी काउंटिंग की जा सके। जैसे कि आप बनाते हैं सेट ए और सेट ए में आप लिख देते हैं ऑल फ्रूट्स, या फिर आप लिख देते हैं ऑल वेजिटेबल्स, या फिर ऑल कंट्रीज नेम्स,
और सिटीज़ ऑफ पंजाब, इस तरह के तमाम जो सेट्स बनेंगे वो सेट आ जाएंगे फाइनाइट सेट की कैटेगरी में, क्योंकि इस सूरत में आप इस सेट के मेंबरान की तादाद गिन सकते हैं। और उससे अगली टाइप है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जो कि फाइनाइट ना हो, यानी कि जिसके मेंबरान की तादाद को आप गिन नहीं सकते, जिनकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, उनको कहेंगे इनफाइनाइट। जैसे कि अगर आपको कहा जाए कि आपने आसमान पर सितारों की गिनती करनी है, स्टार्स काउंट करने हैं, या आपने हेयर्स, नंबर ऑफ हेयर्स काउंट करने हैं अपने सर से, इस टाइप के जो आपके पास होंगे सेट, उनमें मेंबरान की तादाद को गिनना मुश्किल हो जाता है, तो इनको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। उसके बाद हम आ जाते हैं सबसेट और प्रॉपर सबसेट। बेसिकली जो सबसेट होता है उस सबसेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं और सबसेट भी कह सकते हैं। और दूसरी टाइप है प्रॉपर सबसेट। तो बेसिकली इम्प्रॉपर सबसेट और ये है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि सबसेट हम किसको कहते हैं। अगर हमारे पास दो सेट्स हैं ए और सेट बी, इनकी मदद से हम सबसेट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब आप देखें तो सेट ए और सेट बी में कुछ मेंबरान या कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एक जैसे हैं, जैसे 1 और 1, यहाँ 2 और यहाँ 2। ऐसे दो सेट जिनमें कुछ मुश्तरक या कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, उनको हम सबसेट के रिलेशन से डिनोट कर सकते हैं। अब आपने देखना ये है कि इसमें से दोनों में से कौन सा ऐसा सेट है जो मुकम्मल तौर पर दूसरे सेट में आ रहा है। तो आप देखें कि बी के तमाम एलिमेंट ए के अंदर मौजूद हैं, तो इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि बी सबसेट है ए का। इसका मतलब होता है कि बी के तमाम एलिमेंट ए सेट ए के अंदर मौजूद हैं, जबकि सेट ए के तमाम एलिमेंट का सेट बी के अंदर मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। तो आप गौर करें कि अगर किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर मौजूद हों, तो इस सेट को इस दूसरे सेट का सबसेट कहा जाएगा, सबसेट। इसी को अगर हम थोड़ा सा देखें, सेट को बदल के, अगर सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हो 1 2 और सेट बी में भी एलिमेंट हो 1 2, तो इस सिचुएशन में भी हमारी डेफिनेशन जो है वो फुलफिल हो जाती है कि यहाँ पर सेट बी के तमाम एलिमेंट मौजूद हैं सेट ए में, तो इस सिचुएशन में भी बी ए का सबसेट ही माना जाएगा। ये इस तरह का जो सबसेट होता है जिसमें एक सेट मुकम्मल तौर पे दूसरे सेट के अंदर मौजूद हो सकता है, इस सेट को इसको हम सबसेट भी कह सकते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। जबकि अगर जो ये सेट है, इस सेट के मेंबरान इसमें तमाम तर मौजूद हों, लेकिन इसमें सेट बी के मेंबरान के अलावा कुछ एक्स्ट्रा मेंबर्स भी हों, तो तब ये इनका रिलेशन इम्प्रॉपर नहीं बल्कि प्रॉपर कहलाएगा। जैसे अगर एक सेट है सेट ए ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान और दूसरा सेट है बी ऑल सिटीज़ ऑफ पंजाब, इसमें ए बी जो है वो सबसेट होगा ए का, क्योंकि बी के तमाम एलिमेंट ए के अंदर मौजूद होंगे। ए के अंदर पंजाब के भी तमाम सिटीज़ हैं और रिमेनिंग प्रोविंसेस के भी तमाम सिटीज़ मौजूद हैं। लेकिन अगर तो हमारे पास ये सेट हो कि ऑल सिटीज़ ऑफ पंजाब और ये भी सेट हो कि ऑल सिटीज़ ऑफ पंजाब, तो इस सूरत में भी बी ए का सबसेट तो होगा, लेकिन ये सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट होगा। जबकि अगर ये सेट हो ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान का और ये हो ऑल सिटीज़ ऑफ पंजाब का, तो इस सूरत में ए के अंदर बी के तमाम एलिमेंट तो मौजूद हैं, लेकिन बी के एलिमेंट के अलावा कुछ मज़ीद एलिमेंट्स भी शामिल हैं। तो इस सूरत में बी ए का प्रॉपर सबसेट होगा, जबकि इम्प्रॉपर नहीं होगा। जैसे हमारे पास अगर एक सेट है ए का, ए में हमारे पास है 1 2 3, और बी दूसरा सेट है बी जिसमें है सिर्फ 2। ठीक है, इस सूरत में बी जो है वो मुकम्मल तौर में ए में शामिल है, लेकिन ए मुकम्मल तौर पर बी में शामिल नहीं है। तो इस तरह बी को हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। लेकिन अगर ए में भी एक ही एलिमेंट है 2 और बी में भी एक ही एलिमेंट है 2, तो ए जो है वो बी जो है वो मुकम्मल ए में मौजूद है, ए मुकम्मल तौर पर बी में मौजूद है। तो इस तरह बी ए का इम्प्रॉपर सबसेट है और ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट है।
नेक्स्ट टाइप है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें मौजूदा तमाम के तमाम सेट्स के एलिमेंट मौजूद हों। मतलब ये सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें जितने हमारे पास सेट मौजूद होते हैं उन तमाम सेट के एलिमेंट इस यू वाले सेट के अंदर लाजमी तौर पे मौजूद होने चाहिए। यानी कि तमाम जो दूसरे सेट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए। जैसे ए में है ऑल सिटीज़ ऑफ पंजाब, बी में ऑल सिटीज़ ऑफ बलोचिस्तान, सी में ऑल सिटीज़ ऑफ के। अब यूनिवर्सल सेट है ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, तो ऑल सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान में पंजाब के सिटीज़ भी आते हैं, बलोचिस्तान के भी, के भी। तो बेसिकली ए बी सी तीनों ही सबसेट हैं यू का। तो इस तरह यू जो है वो कहलाता है यूनिवर्सल सेट। अब हमने डिस्कस कर लिए सेट्स के कुछ टाइप को। अब हम ऑपरेशन जोन सेट को डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई से दो या दो से ज़्यादा सेट मौजूद हैं तो उन सेट्स के ऊपर हम कौन से ऑपरेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर नंबर्स होते हैं हमारे पास दो या दो से ज़्यादा, तो उन पे हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के ऑपरेशंस लगाते हैं। इसी तरह सेट्स के ऊपर हम लगाते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस या फिर कॉम्प्लीमेंट। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि यूनियन किसे कहते हैं। सबसे पहले यूनियन की बात करते हैं। यूनियन का मतलब होता है मजमुआ। कोई से दो या दो से ज़्यादा सेट्स के तमाम सेट के एलिमेंट को हम इकट्ठा करके एक जगह रख दें, इस तरह के कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, तो उसको कहते हैं यूनियन। जैसे अगर एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3 और सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 और 4। तो आपने लेना है यूनियन सेट ए का और बी का। तो यूनियन का जो सिंबल होता है वो होता है यू। तो इसमें हम लिखेंगे ए के भी तमाम एलिमेंट, बी के भी तमाम एलिमेंट, इस तरह के कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा टाइम ना रिपीट हो। तो हम लिखेंगे 1। अब 1 यहाँ से भी हो गया, यहाँ से भी हो गया, फिर लिखेंगे 2, 2 यहाँ से भी हो गया, यहाँ से भी हो गया, उसके बाद 3, उसके बाद आप लिखेंगे 4। तो आपने एक ऑर्डर में लिखना है और इस तरह के कुछ भी रिपीट ना हो। तो ये जो है ये है यूनियन। ठीक है, यूनियन ए और बी का। इसी तरह अब दूसरा ऑपरेशन था इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन जो होता है वो सेट ए और बी का लेना है, तो उसका सिंबल होता है कुछ इस तरह, यूनियन का उल्टा सिंबल। ठीक है, इस सूरत में इंटरसेक्शन में हम ये करते हैं, दो सेट का इंटरसेक्शन एक ऐसा सेट होता है जिसमें दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स शामिल हों, कॉमन के अलावा वाला कोई भी एलिमेंट शामिल ना हो। जैसे ए और बी में एक जैसा क्या है, 1 और 2 और बस, बाकी 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, तो 3 और 4 को हम स्किप कर देंगे। तो बेसिकली हमारे पास ये जो सेट है 1 2 ये कहलाता है इंटरसेक्शन सेट। ठीक है, तीसरा ऑपरेशन है डिफरेंस। डिफरेंस अगर हमने लेना है तो अगर दो सेट है ए और बी, तो ए और बी का डिफरेंस लेना है, ए में से माइनस करना है बी को, तो हम कहते हैं कि ए डिफरेंस बी। इसी तरह आप निकाल सकते हैं बी डिफरेंस ए। अब वन बाय वन देख लेते हैं कि डिफरेंस हम कैसे लेंगे। ए डिफरेंस बी का मतलब है कि ए के अंदर से आपने बी के जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे निकाल देने हैं। ए में कुछ भी ऐसा ना हो जो कि बी के अंदर मौजूद था। तो आपने देखना है कि ए में बी जैसा क्या था, 1 था और 2 था, तो आपने 1 और 2 दोनों निकाल दिए, पीछे ए में बच गया 3। अब आपने 4 यहाँ शामिल नहीं करना, तो बेसिकली ए और बी का डिफरेंस है 3। अब बी और ए का डिफरेंस ले लेते हैं। तो बी और ए के डिफरेंस का मतलब है कि बी में से आपने ए के तमाम एलिमेंट्स को निकाल देना है। ऐसे एलिमेंट्स जो ए में हो वो बी में नहीं होने चाहिए। तो बी के अंदर 1 और 2 है जो कि ए में शामिल है, तो आप निकाल देंगे तो पीछे बच जाएगा 4। तो ये कहलाता है डिफरेंस। अब लास्ट ऑपरेशन रह गया है जो कि है कॉम्प्लीमेंट। अब हमने बात करनी है कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट भी डिफरेंस की तरह ही होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट हम डिफरेंस में क्या करते थे, कोई दो सेट होते थे ए और बी, और या तो ए में से बी माइनस करते थे या बी में से ए माइनस करते थे। लेकिन कॉम्प्लीमेंट में भी आपने माइनस ही करना है, लेकिन आप दो सेट को एक दूसरे में से माइनस नहीं करेंगे, बल्कि किसी एक सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। और आपको पता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है,
सबसे बड़ा सेट जिसमें मौजूदा सेट्स के तमाम एलिमेंट शामिल हों, जैसे यू के अंदर ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए। तो आप अगर डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आप क्या करेंगे, आपने लेना है ए का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको आप लिख सकते हैं ए की पावर सी, या फिर आप इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट की निशानी है, तो हम लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से माइनस करेंगे ए, बाकी जो पीछे बच जाएगा वो होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो आपने यू के अंदर से ए के तमाम एलिमेंट निकाल देने हैं, तो पीछे बच जाएगा 3, 4 और यहाँ से लेके 10 तक। तो ये है ए का कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह आपने बी का कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो आप यूनियन में से सॉरी यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे बी को, तो यहाँ बच जाएगा 1 निकल जाएगा तो 2 बच जाएगा, 3, 4 निकल जाएगा तो 5 और सो ऑन 10 तक। तो ये है ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद सेट की दो मज़ीद टाइप्स हैं। एक है डिसजॉइंट सेट, जिसको नॉन ओवरलैपिंग सेट भी कहते हैं। डिसजॉइंट मतलब कोई से दो या दो से ज़्यादा ऐसे सेट जिनमें कुछ भी एक जैसा शामिल ना हो, इनको कहते हैं डिसजॉइंट सेट। और दूसरी टाइप है जॉइंट सेट, जिसको ओवरलैपिंग सेट भी कहते हैं। कोई से दो या दो से ज़्यादा ऐसे सेट जिनमें कुछ ना कुछ मेम्बरान या कुछ एलिमेंट एक जैसे हों। जैसे कि हम यहाँ पर अगर लिखते हैं कि सेट ए जो है वो है 1, 2, 3 और सेट बी जो है वो है 4 और 5। अब आप देखें तो सेट ए और बी में कोई भी एलिमेंट एक जैसा नहीं है, तो इस सूरत में आप कहेंगे कि जो ए और बी है ये दोनों सेट डिसजॉइंट या फिर नॉन ओवरलैपिंग सेट है। इसी तरह अगर आपके पास सेट ए है जिसमें आपके पास एलिमेंट है 1, 2, 3 और दूसरा सेट सी है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 और 3। अब आप देखें तो इन दोनों सेट में कुछ एलिमेंट जो है वो एक जैसे हैं, तो इस तरह के दो सेट्स को कहते हैं जॉइंट या फिर ओवरलैपिंग सेट। उसके बाद पेज नंबर 187 के ऊपर रिलेशन अमंग सेट्स में कुछ सेट्स की एग्जांपल दी गई हैं, जैसे ऑल डेज ऑफ वीक के नाम दिए गए हैं, तो वो कहेंगे कि इसको सेट बना सकते हैं। इस तरह कुछ एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद एग्जांपल नंबर 1 सेट नोटेशन है, जिसमें आपको कुछ मज़ीद एग्जांपल दी गई हैं। तो ये सारी जो है ना एग्जांपल आपने अपने तौर पर करनी है। और अब हम आते हैं टॉपिक वेन डायग्राम पर। जॉन वेन, जो कि एक इंग्लिश लॉजिशियन था, उसने कहा कि अगर आप सेट्स के साथ डील करते हैं तो सेट्स के लिए आप उनको देखने के लिए डायग्राम बना सकते हैं। और उस डायग्राम का नाम जॉन वेन के नाम पर वेन डायग्राम पड़ गया। इस डायग्राम को बनाने का तरीका ये है कि आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। अब आपके पास जितने भी सेट्स होंगे वो तमाम के तमाम सेट इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ही आएंगे। जैसे अगर एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी, जैसे ये ऑल फ्रूट नेम है और ये ऑल वेजिटेबल नेम है, तो फ्रूट नेम और वेजिटेबल नेम में कुछ भी एक जैसा नहीं होता, तो आपने इन दोनों को अलग अलग बनाया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर कहें कि ए जो है, इसका मतलब है कि ऑल स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं और वो तमाम स्टूडेंट जो कि मैथ की क्लास लेते हैं, तो इनमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो इंग्लिश और मैथ दोनों की क्लासेस लेते हैं, तो ये वाला पोर्शन जो है वो इनका ओवरलैप करेगा, यानी कि दोनों सब्जेक्ट की क्लासेस लेने वाले कुछ बच्चे भी होंगे। तो इस तरह के सेट्स को हम डायग्राम में दिखाने के लिए इनका कुछ पोर्शन एक दूसरे के ऊपर से गुजारेंगे, और ऐसे सेट्स को कहते हैं जॉइंट या फिर ओवरलैपिंग सेट। और ये वेन डायग्राम बनाने का एक तरीका होता है, इसमें बहुत सारी टाइप्स। जैसे अगर एक सेट है कैट्स का और एक सेट है डॉग्स का, तो आपने इसको वेन डायग्राम के थ्रू बताना है। तो आपको पता है वेन डायग्राम क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसमें आपको पता है कैट एक अलग कैटेगरी होती है और डॉग एक अलग कैटेगरी होती है। तो आप ये बताएंगे ये कैट है और ये डॉग है। अब ये कैट और डॉग जो है ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, नॉन ओवरलैपिंग सेट्स हैं, और ये हो गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है। दूसरी टाइप है अगर हमारे पास वुमेन की, और एक टाइप है नर्सिस की, नर्सिस। तो आप बनाएंगे यही रेक्टेंगुलर बॉक्स और ये यूनिवर्सल सेट, इसमें आप कहते हैं कि ये है वुमेन
और आपको पता है कि वुमेन जो है वो नर्सिस भी हो सकती हैं, तो हम इसके ऊपर से गुजरता हुआ एक और सर्कल बनाएंगे और हम कहेंगे ये है नर्सिस, और ये दरमियान वाला हिस्सा जो है ना इसको हम शेड कर देंगे और कहेंगे ये वो तमाम औरतें हैं जो कि नर्सिस हैं। तो इस तरह के सेट को कहते हैं ओवरलैपिंग या फिर जॉइंट सेट। अब देखिए यूनिट M7.2 पेज नंबर 189 पर एप्लीकेशंस ऑफ वेन डायग्राम। इसमें आपके पास 3 तरह की वेन डायग्राम दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले तो ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जो कि यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ सेंटर में है एक सेट ए। अगर आपके पास एक ही सेट है और आपने उसकी वेन डायग्राम बनानी है तो आप सिंपली इस तरह बनाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन है कि कोई से 2 सेट हैं तो आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। अब वो आपके पास जो 2 सेट हैं, या तो वो 2 सेट होंगे इस तरह की शक्ल में जब दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है, और अगर उन दोनों सेट्स में कुछ एक जैसा है तो आप उनको एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस करेंगे। तो ये टाइप है डिसजॉइंट की, और ये टाइप है जॉइंट सेट की। परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन सेट्स थ्रू वेन डायग्राम, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास यूनियन है तो कैसे कैसे डायग्राम्स बन सकती हैं, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस, सभी केसेस में हम सारी के सारी वेन डायग्राम को देखेंगे। अब यूनियन के केस में देखते हैं कि हम किस तरह के डायग्राम्स बना सकते हैं। अगर ए सबसेट है बी का या बी सबसेट है ए का, तो पहले केस में अगर ए सबसेट है बी का तो हम डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह। आपने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, ठीक है। ए जो है वो बी का सबसेट है, इसका मतलब ए जो है वो बी के अंदर आना चाहिए। तो सबसे पहले ये यूनिवर्सल सेट, ये है हमारे पास बी, और इसके अंदर एक सेट बना वो है ए, ठीक है। इसी तरह अगर बी सबसेट है ए का तो आप बनाएंगे यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट, और इसमें ए जो है वो बड़ा सेट है और इस ए के अंदर ही बी शामिल है। अब चूँकि ए और बी जो है दोनों का यूनियन लेना है तो ये पूरा का पूरा जो है ना आप पूरा सर्कल शेड कर देंगे। इसी तरह यहाँ भी ए और बी का यूनियन लेना है तो पूरा का पूरा सर्कल आप शेड कर देंगे। अब नेक्स्ट टाइप जो है वो है जब ए और बी जो है वो दोनों के दोनों हैं ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग तो इस सूरत में ये है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बनाएंगे यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब है कि ए और बी में कुछ मुश्तरक है तो ए और बी का आप कॉमन करेंगे, और इस सूरत में भी सारा का सारे दोनों सर्कल को आप हाईलाइट कर देंगे। और अगर ए और जो बी है वो है नॉन ओवरलैपिंग, यानी कि उसमें कुछ भी एक जैसा नहीं है, तो इस सूरत में आप यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे यूनिवर्सल सेट का। यहाँ लेंगे ए और यहाँ लेंगे बी, दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है, लेकिन चूंकि यूनियन ले रहे हैं इसलिए ये भी पूरा शेड, ये भी पूरा शेड। अब हम डिस्कस करने लगे हैं इंटरसेक्शन में अगर ए जो है वो सबसेट है बी का तो इस सूरत में आपने एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। ए सबसेट है बी का, इसका मतलब सबसे पहले आप बनाएंगे बी और उसके अंदर बनाएंगे आप ए। अब आपने ए और बी का लेना है इंटरसेक्शन, ठीक है। ए और बी का इंटरसेक्शन मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है सिर्फ उन्हीं को शेड करना है, तो आपने इस पोर्शन को शेड कर देना है, ठीक हो गया। उसके बाद अगर बी जो है वो सबसेट है ए का तो आप यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। इसमें ए बड़ा है तो सबसे पहले यहाँ पर आप ए बनाएंगे, बी छोटा है तो आप उसके अंदर बी बनाएंगे। तो आपने ए इंटरसेक्शन बी लेना है, तो आपने इन दोनों में जो कॉमन है ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो इक्वल आता है इस तरह के सेट की शक्ल में बी के बराबर, तो इसलिए आप बी को पूरे को शेड कर देंगे। उसके बाद अगर ए और जो बी है वो है ओवरलैपिंग की सूरत में आप बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, और यहाँ पर आप लेंगे ए और यहाँ पर आप लेंगे बी। अब इस सूरत में आपने अगर ए का इंटरसेक्शन लेना है बी से तो यहाँ पर जो है सिर्फ इन दोनों में जो एक जैसा है वो वाला पोर्शन शेड होगा। इसी तरह अगर आपके पास है ए एंड बी जो है वो है नॉन ओवरलैपिंग, तो इस सूरत में आप बनाएंगे यूनिवर्सल सेट,
और उसके बाद बनाएंगे ए और उसके बाद बनाएंगे बी। अब दोनों का आपने लेना है इंटरसेक्शन। जब ए और बी में कुछ भी एक जैसा नहीं है तो इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आता है, तो डायग्राम में कुछ भी शेड नहीं होगा। अब अगर दो सेट है ए और बी, आपने उनका डिफरेंस लेना है। तो अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, तो इस सूरत में आपने वेन डायग्राम बनानी है। सबसे पहले तो आपने लेना है डिफरेंस, ए में से डिफरेंस लेना है आपने, ए में से निकालना है आपने बी को। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए सबसेट है बी का, तो आप लिखेंगे सबसे पहले बी और उसके बाद लिखेंगे ए। अब आपने ए में से निकालना है बी को। जब छोटे सेट में से बड़ा सेट निकालते हैं तो यहाँ पर जवाब आ जाता है एम्प्टी सेट। तो जब एम्प्टी सेट होता है तो हम डायग्राम में कुछ भी शेड नहीं करते। इसी तरह अगर बी सबसेट है ए का, तो आपने डायग्राम बनानी है यूनिवर्सल सेट, और ए बड़ा सेट है तो आप ए पहले बनाएंगे, बी छोटा सेट है आप बी बाद में बनाएंगे। अब अगर आपने डिफरेंस लेना है, ए में से निकालना है बी को। अब चूंकि ए बड़ा है बी छोटा है, तो ए में से आप बी निकालेंगे तो पीछे जवाब बचेगा आपके पास ए के अलावा सारा का सारा, सॉरी बी के अलावा सारा का सारा ए। तो आप बी को शेड नहीं करेंगे, आप बी के अलावा रिमेनिंग सारा पोर्शन जो है वो ए का शेड कर देंगे। तो ये बन जाएगी आपकी वेन डायग्राम। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, अगर ए और जो बी है वो है ओवरलैपिंग, ए और बी ओवरलैपिंग है, तो आप बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, उसमें ए और उसके ऊपर ओवरलैप करता हुआ बी। अब आपने ए में से निकालना है बी को। तो ए में से जब आपने बी निकाल दिया तो आपको पता है ए का ये वाला हिस्सा बी में आ रहा है, तो इसको आप छोड़ के रिमेनिंग ये सारा पोर्शन आप शेड कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जब ए और बी जो है वो नॉन ओवरलैपिंग है, मतलब दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है, तो इस सूरत में आप वेन डायग्राम बनाएंगे और यहाँ पर यूनिवर्सल सेट ए और यहाँ पर बी। इस अब आपने ए माइनस बी करना है, ए में से बी निकालना है। जब ए के अंदर बी वाला कुछ है ही नहीं तो आप शेड भी कुछ नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे, एक बी को शेड नहीं करेंगे, आपने ए में से बी निकालना है, मतलब ए के अंदर बी शामिल ही नहीं है, तो आप पूरा का पूरा ए सिर्फ शेड कर देंगे। ठीक हो गया। अब अगर कॉम्प्लीमेंट है तो आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो होता है यूनिवर्सल सेट का डिफरेंस सेट ए के साथ या फिर सेट बी या किसी भी सेट के साथ। तो बेसिकली आपके पास जो यूनिवर्सल सेट होता है उसके अंदर ए भी मौजूद होता है और बी भी मौजूद होता है। तो इस सूरत में आपने अगर तो कॉम्प्लीमेंट लेना है ए का, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे और इसकी वेन डायग्राम बनेगी यूनिवर्सल सेट, और उसके बाद सिर्फ सेट ए का कम्प्लीमेंट लेना है तो आप इस डायग्राम में सिर्फ ए बनाएंगे। ठीक है, ए बनाएंगे। अब ए कम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए, मतलब यू में से ए निकाल के बाकी सारा पोर्शन आप शेड करेंगे। तो सिर्फ ए वाला पोर्शन आप शेड यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपने लेना है कॉम्प्लीमेंट बी का, तो इसका मतलब यू माइनस बी। तो यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट लेंगे और उसमें बनाएंगे बी। अब यहाँ पर सेम वही चीज़ कि आप सारा शेड करेंगे बी को निकाल कर। एग्जाम्पल 2 के अंदर कुछ वेन डायग्राम्स की रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। जैसे कि ऑप्शन ए को देखें तो उसमें एक तो टाइप दी गई है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जिसमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है, जिसमें कहा जाता है कि आपने वेन डायग्राम बनानी है वोटर्स की, जिसमें ऐसे तमाम वोटर का एक सेट बनाना है जो कि डेमोक्रेटिक को वोट करता है और दूसरा जो रिपब्लिक को वोट करता है। वेन डायग्राम आपको पड़ता है, सबसे पहले बनाएंगे यूनिवर्सल सेट। अब एक पर्सन किसी एक पार्टी को वोट कर सकता है, या तो डेमोक्रेटिक को या फिर रिपब्लिक को, दोनों को एक वक्त में नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग जिन्होंने इस पार्टी को वोट किया वो इसको वोट नहीं करेंगे और जिसने इसको वोट किया वो इसको वोट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कॉमनली दोनों को वोट करे। तो बेसिकली डी एक अलग सेट बनेगा, आर एक अलग सेट बनेगा। इस तरह के रिलेशन को कहते हैं डिसजॉइंट या फिर नॉन ओवरलैपिंग। ठीक हो गया, ये आपके पास एक टाइप होगी। उसके बाद अगर आप सेकंड एग्जांपल देखें बी पार्ट, तो बी पार्ट में उन्होंने कहा है कि ऐसे लोग जो कि प्राइज़ विन करते हैं, कुछ लोग नोबेल प्राइज़ विन करते हैं और कुछ लोग विन करते हैं पुलिट्ज़र प्राइज़। ठीक है, अब आपने वेन डायग्राम के थ्रू बताना है यहाँ पर। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट। अब
अगर किसी पर्सन ने नोबेल प्राइज़ विन किया है तो हो सकता है कि उसको लाइफ में जो पुलिट्ज़र प्राइज़ है वो भी मिल जाए। तो इसका मतलब ये कि आपके ये दोनों जो सेट हैं ये ओवरलैपिंग होंगे। इसका मतलब ये वो लोग जो कि सिर्फ नोबेल प्राइज़ विन करते हैं, ये वो लोग जो कि पुलिट्ज़र प्राइज़ विन करते हैं और ये वो लोग जिन्होंने दोनों प्राइज़ेस विन किए हैं। तो आप इस तरह इसकी वेन डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद नीचे एग्जाम्पल 3 देखें, तो एग्जाम्पल 3 के अंदर अगर आपको कहा जाए कि नंबर्स को आपने वेन डायग्राम की शक्ल में लिखना है, तो सबसे पहले आप बनाएंगे एक यूनिवर्सल सेट। ये हमने बना लिया यूनिवर्सल सेट, इसमें हमने लिखा यू। अब आपने नंबर्स को डिफाइन करना है, तो आपको पता है सबसे पहले नंबर में सबसे छोटा सेट होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर से बड़ा सेट होता है होल नंबर। होल नंबर से बड़ा सेट होता है इंटीजर। इंटीजर से बड़ा सेट होता है रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर से बड़ा सेट होता है इर्रेशनल नंबर। और ये आपके पास जो है ये जो है इर्रेशनल नंबर, या फिर इसको आप इर्रेशनल भी ना कहें तो ये कहलाएगा हमारे पास रियल नंबर। ठीक हो गया। रियल नंबर, अगर आपको कहा जाए कि रियल नंबर को शेड करें तो आप ये पूरा सर्कल अगर शेड कर देंगे तो ये तमाम के तमाम नंबर कहलाते हैं रियल नंबर्स।